अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। नंबर 1 इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर ए अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज। नंबर बी रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। नंबर सी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज एंड नंबर डी इज रिपेल अ न्यूट्रल चार्ज। सो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही उसके पास आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि इनके ऊपर लाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स हमारा जो बी आंसर है वो राइट आंसर है कि दे रिपेल ईच अदर, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नंबर 2 is an object gain excess negative charge after being rubbed against other object which become number A neutral, number B is negatively charged, number C is positively charged and number D is either A, B और C। एक ऑब्जेक्ट है जिसने गेन किया है एक्सेस में नेगेटिव चार्ज जब हमने उसको दूसरे के साथ रब किया। ठीक है, सिंपली आप एक एग्जांपल ले लें, लाइक कोई भी सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है और हम एक ग्लास रॉड को उसके साथ रब कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक ग्लास रॉड पे उन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो हमारी जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव होगा या वो न्यूट्रल रहेगा या वो नेगेटिव होगा या तीनों में से कोई भी ऑप्शन? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें, दे विल गेन द ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, क्यों? जिस तरह हमारे पास एक ग्लास रॉड है और ये लाइक सिल्क का कपड़ा है, ग्लास रॉड के ऊपर की सरफेस से क्या करेगा, ये सिल्क का कपड़ा जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, हमारे जो यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ ले आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो अपर सरफेस से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू हो रहे हैं और इस सिल्क के कपड़े पे डिपॉजिट होना शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर क्या आता जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस है। तो अभी हमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट ने गेन किया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दूसरा कौन सा गेन करेगा? दे विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। सो हमारा सी आंसर जो है वो राइट ऑप्शन होगा कि हमारा सी ऑप्शन के पॉजिटिव चार्ज वो गेन करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट। नंबर 3 इज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए and B are rubbed against each other. When object B is placed near a negatively charged object C, the two objects repel each other. Which of the following statement is true about object A? Number A is remain unchanged, number B become positively charged, number C become negatively charged and number D unpredictable. So पहले तो हमें कहा गया है कि two uncharged bodies थी जिनको रब किया गया एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, अब B के ऊपर when object B is placed near a negatively charged C, so हम पहले यहाँ पे A, B and C को लिख लेते हैं। ठीक है, पहली बात हमें ये पता चला कि प्लेस नियर अ नेगेटिवली चार्ज सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। अब हमने इन दो को इस तरह से हमने रब किया। ठीक है, और इस बी को हम सी के करीब ले आए, हमने इन दोनों को करीब लेके आए। ठीक है, द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को रिपेल किया। ठीक है, तो जब भी रिपल्शन होगी इट मीन्स कि उनके ऊपर लाइक चार्जेस है। ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव होगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और हमें यहाँ पहले ही पता है कि नेगेटिव है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ तभी हमारे पास क्या हुई है? रिपल्शन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए? ए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि ए जो है वो अनचार्ज रहा जबकि हमने इन दो को रब किया है। ठीक है, इन दो को हमने क्या किया? एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया। तो ये स्टेटमेंट हमारी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसने चार्ज गेन किया तो ऑब्वियसली ये भी चार्ज गेन करेगा। नेक्स्ट है बिकम पॉजिटिवली चार्ज, कि हमारा ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड है बिकम नेगेटिवली चार्ज और फोर्थ है अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखें बी और सी दोनों के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर जिनकी वजह से रिपल्शन की।
और हमने कहा है कि हमने ए और बी को रब किया, इट मीन्स अगर बी पे नेगेटिव है तो दूसरे पे उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, इट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि इसके ऊपर क्या होगा, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी वजह से बी और सी एक दूसरे को आफ्टर रबिंग जो है बी वो एक दूसरे को रिपेल करें। Number 4 is when you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the piece of paper are attracted toward it. What does this observation indicate? Number A, rod and paper are oppositely charged. Number B, the rod acquires a positive charge. Number C, the rod and the paper have the same charge. Number D is the rod acquires a negative charge. So हमसे कहा गया है कि हमने एक प्लास्टिक रॉड को रब किया है अपने हेयर्स पे, ठीक है, हेयर पे, सॉरी नॉट हेयर्स, हेयर पे, हेयर में रब किया है सेवरल टाइम, बहुत ज़्यादा दफ़ा हमने उसको किया है, कई दफ़ा, एंड उसको हम करीब लेके आए कुछ पेपर्स पे के पास, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर्स थे, हम उनके पास लेके आए तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ, इसे हमने क्या प्रिडिक्ट किया इस ऑब्जर्वेशन से कि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस थे, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से ही उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अदरवाइज वो एक दूसरे को रिपेल करते। तो हमारे फोर्थ का ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि उन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट थे। Number 5 is according to the Coulomb's law, what happened to the attraction of two oppositely charged bodies as their distance of separation increases? Number A increases, number B decreases, number C remain unchanged and number D cannot be determined. So हमसे कहा गया है according to Coulomb's law, Coulomb's law के according force of attraction पे क्या असर पड़ेगा, what happened to the attraction of two oppositely charged bodies as their distance of separation increases? जब हम दो चार्जेस के अंदर सेपरेशन का डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो सबसे पहले तो हम ऑप्शन है नंबर ए इंक्रीज, नंबर बी डिक्रीज, नंबर सी रिमेन अनचेंज एंड नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम पहले कूलम लॉ लिखते हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास कूलम्स लॉ। हमसे कहा गया है कि हमने इन दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। डिस्टेंस इंक्रीज किया मतलब ये आर को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक, और जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसका मतलब है एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, और हम कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा एफ क्या करे, डिक्रीज करे। इसका मतलब अगर हम चार्जेस के दरमियान सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि इट विल डिक्रीजेस व्हाइल वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, which is number 6. The Coulomb's law is invalid for the charges which are number A moving and point charges, number B moving and non-point charges, number C is stationary and point charges, number D is stationary and large size charge particles. So हमसे पूछा गया है कि Coulomb's law किन चार्जेस के लिए वैलिड है। सो कूलम्स लॉ की कंडीशन ये होती है कि वो सिर्फ उन पे अप्लाई हो सकता है जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं और जो पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस होते हैं बहुत स्मॉल चार्जेस, ठीक है। सो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि वो जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी होने चाहिए एंड वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। Number 7 is a positive and a negative charge are initially 4 centimeter apart. When they are moved close together so that they are now only 1 centimeter apart, the force between them is number A 4 times smaller than before, number B is 4 times larger than before, number C is 8 times larger than before and number D is 16 times larger than before. हमें कहा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था जो कि इनिशियली 4 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हुए थे। अब हमने क्या किया, हमने उनका डिस्टेंस कम कर दिया, हम उसको 1 सेंटीमीटर तक ले आए हैं, तो फोर्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो कितनी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो हम पहले इनिशियल वाली लिख लेते हैं फोर्स। इनिशियल फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो हमारी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1
Q2 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमसे कहा गया है कि पहले ये जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसका मतलब है F1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 एंड 4 का स्क्वायर, ठीक, जो क्या बन जाएगा 16, और 16 को अगर हम इधर ले आए तो ये हमारी क्या बन गई है K Q1 Q2, ठीक। ये हमारी क्या बन चुकी है, वो कंडीशन बन चुकी है जब सेपरेशन जो थी दोनों चार्जेस के दरमियान वो 4 थी, ठीक है, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फाइनली क्या किया, इसकी सेपरेशन कम करते 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 हम इनको 1 पे ले आए, यानी पहले ये चार्जेस इतनी दूर पड़े हुए थे, ठीक है, कि इनमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। हम क्या करते रहे, हमने इसको उठा के आगे लेके आते रहे, इतना कि अब इनके अंदर सेपरेशन सिर्फ 1 सेंटीमीटर का रह गया है। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, F2, ठीक, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर F2। अब डिस्टेंस कितना हो चुका है 1, ठीक है, तो 1 पुट करने से अगेन 1 ही आंसर आएगा हमारे पास, इट मीन्स F2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2। अब अगर हम देखें तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स इनकी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि 16 F1 इक्वल्स टू F2। सो ये F2 क्या है, फाइनल है, F1 क्या है, इनिशियल है। तो हमसे यही पूछा गया था कि जब हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दोनों के दरमियान रहने देंगे तब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो वो क्या होगी, इनिशियल वाले से 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स जो हमारा डी ऑप्शन है कि 16 टाइम लार्जर देन बिफोर, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो फाइनल थी वो इनिशियल वाले से 16 टाइम्स लार्जर है। सो 16 टाइम लार्जर देन बिफोर हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं, विच इज 8। And number 8 is 5 joule of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the places is. So हमें कहा गया है कि हमने 5 joule of work done करवाया, और किसके लिए करवाया, एक 10 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। अब हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है Q इक्वल्स टू CV, ठीक। ये Q क्या बताता है, वर्क डन को ही मेंशन करता है, C हमारा चार्ज है एंड V हमने फाइंड आउट करना है। इट मींस V इक्वल्स टू Q ओवर C। Q की वैल्यू हमें दी गई है 5 जूल, जबकि हमारे पास C है 10, इट मीन 1/2 विच इज 0.5 वोल्ट। सो 8 में हमारे पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि हमारे पास कितने वोल्ट प्रोड्यूस होंगे, 0.5 वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे जब हम यानी 5 जूल वर्क करेंगे 10 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो हमें कितना पोटेंशियल चाहिए, हमें 0.5 पोटेंशियल रिक्वायर है। नंबर 9 इज two small charges sphere are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive force? Number A is +1 Q and +4 Q. Number B is -1 Q and -4 Q. Number C is +2 Q and +2 Q. नंबर डी इज +2 Q एंड -2 Q। सबसे पहले तो हमें इस जो स्टेटमेंट है उसको समझना है कि ये क्या कह रही है। हमें कहा गया है कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर थे जिनको हमने 2 मिलीमीटर से सेपरेट किया हुआ था, ठीक है, यानी कि 2 चार्जेस हैं उनके दरमियान हमने 2 मिलीमीटर डिस्टेंस रखा हुआ। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस पॉइंट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है, यानी क्या कहा गया, अट्रैक्टिव फोर्स हमें बतानी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन प्रोड्यूस ही कब होगी, जब 2 ऑपोजिटली चार्जेस आपस में करीब आएंगे, ठीक है। अगर तो हम लोग 2 एक जैसे चार्जेस ले रहे हैं, लाइक चार्जेस ले रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और हमें क्या कहा गया कि हमने अट्रैक्टिव फोर्स बतानी है, इसका मतलब है दोनों चार्जेस के ऊपर चार्ज जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। अब अगर हम अपनी ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है +1 Q एंड +4 Q, यानी दोनों चार्जेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक ही तरह का चार्ज है। इसका मतलब है हमारा आंसर ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमें रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट है -1q एंड -4q। अब अगेन दोनों के ऊपर क्या है, दोनों माइनस के हैं, इट मीन्स वो अगेन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर सी है +2q एंड +2q, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। नंबर डी इज द राइट ऑप्शन के +2q एंड -2q, ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, ऑपोजिट चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल गिव अस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। सो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Number 10 is electric field lines. Number A, always cross each other. Number B, never cross each other. Number C, cross each other in the region of strong field. And number D is cross each other in the region of weak field. So हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कभी क्रॉस करती हैं या नहीं करती, या अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करें या वीक प्रोवाइड करें तो वो क्या क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। लाइक अगर हम एक इस तरह से चार्ज की बना रहे हैं तो इन लाइंस के अंदर एक डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करना शुरू होगी, इस तरह से, इस तरह नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि ये एक बिल्कुल ख़ास डिस्टेंस पे है। इट मीन्स ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। बेशक हम किसी हाई फील्ड में चले जाएं, किसी लो फील्ड में चले जाएं, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। Number last and 11th is capacitance is defined as number A CV, number B Q over V, number C QV, number D V over Q। So capacitance किससे डिफाइन की जाती है, हमारे पास फॉर्मूला है Q is equals to CV, ठीक है। अगर हमें C यानी कैपेसिटेंस चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करेंगे, V इधर आ जाएगा एंड दिस, ठीक है। सो Q over V विच इज़ द बी ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन है बी, कि हमारी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, Q over V के। सो ये थे हमारे MCQs।